गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने सदिश संयोजन के दो नियम पढ़े थे। एक तो कौन सा नियम पढ़ लिया अपन ने, त्रिभुज योग नियम, और एक अपन ने पढ़ लिया था समांतर चतुर्भुज योग नियम। त्रिभुज योग नियम में अपन ने क्या पढ़ा? त्रिभुज योग नियम ये बताता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में हमेशा उनके योग को प्रदर्शित करती है। क्रमागत का मतलब क्या, समान क्रम का मतलब क्या, कल ही बताया था मैंने आपको। हेड टू टेल जुड़ा हो या टेल टू हेड जुड़ा हो उसको तो अपन क्या बोलेंगे, समान क्रम। हेड टू हेड जुड़ा हो, टेल टू टेल जुड़ा हो उसको अपन क्या बोलेंगे, विपरीत क्रम। ओके सर। फिर अपन ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम में अपन ने क्या पढ़ा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके योग को प्रदर्शित करता है। ओके सर। फिर अपन ने उनको क्या कर दिया था, सिद्ध कर दिया था। तो ये अपन ने कल की क्लास में देख लिया था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज की जो अपनी हेडिंग है वो है सदिश के संयोजन का बहुभुज का नियम। सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। पहले इसको अपन समझेंगे और फिर अपने को इसको लैंग्वेज में लिखना है, और इसी के साथ ही आपके ये सदिशों के संयोजन के जो नियम है वो ख़त्म हो जाएंगे बेटा आज। ठीक है। तो सदिशों के संयोजन के बहुभुज का नियम बहुत ही केयरफुली देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखेंगे बेटा, यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं सदिशों को निरूपित करती है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। कैसे सर, अभी समझ में आएगा। यह आपका ठीक है। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करती है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा उन सभी के योग के बराबर होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, वेक्टर ऑफ u इक्वल टू वेक्टर ऑफ p प्लस वेक्टर ऑफ q प्लस वेक्टर ऑफ r प्लस वेक्टर ऑफ s प्लस वेक्टर ऑफ t। ठीक है सर। ये तो आपने स्टेटमेंट बताया सर कि बहुभुज का नियम ये बोलता है, क्या बोलता है, यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करती है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा उन सभी के योग के बराबर होती है, लेकिन उसका क्रम कैसा होगा, विपरीत क्रम होगा। ओके सर। अब इसको अपन सिद्ध करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, वही बात अपन इसकी नेमिंग करते हैं पहले। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है बेटा। सबसे पहले अपन इस त्रिभुज को लेते हैं। मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया। ठीक है बेटा। तो अपन इन ट्राइंगल, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है सर। जैसे ही आपने ट्राइंगल ए बी सी की बात करी तो ये आपका P हो गया, यह आपका कौन सा हो गया, Q हो गया। त्रिभुज योग नियम लगाऊंगा। मैंने आपको कल भी कहा था त्रिभुज योग नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वेक्टर P और वेक्टर Q ये दोनों कौन से क्रम में हैं, समान क्रम में, क्योंकि इसका जो टेल है
वो नीचे वाले के किससे जुड़ी है, हेड से। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये इन दोनों के योग के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब इसका जो मान है वो हो गया वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये हमने त्रिभुज ABC के अंदर देख लिया। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ये तो हमें यहाँ तक अपन ने सिद्ध कर लिया, क्योंकि मैंने कौन सा नियम लगाया है, त्रिभुज योग नियम। त्रिभुज योग नियम क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। तो देखो समान क्रम में है और ये कौन से क्रम में है, विपरीत क्रम में। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, इन ट्राइंगल AC और D। अब मैं इस दोनों को मिला देता हूँ। जैसे इन दोनों को मैंने मिलाया तो आपके पास कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी। इसको अपन ऊपर कर लेते हैं, हो सकता है आपको नीचे से दिखे नहीं। तो यहाँ से बात करते हैं अपन इन ट्राइंगल ACD। ओके बेटा, ACD में देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कौन से क्रम में है, समान क्रम में। तो ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह आपकी कौन सी भुजा हो गई, P प्लस Q, और ये वाली आपकी कौन सी भुजा हो गई, R। और ये वाली आपको भुजा का मान निकालना है। तो इस भुजा का मान आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। ये दोनों कौन से क्रम में है, समान क्रम में। तो ये इनके अपोजिट क्रम में है या नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा, वेक्टर ऑफ P प्लस वेक्टर ऑफ Q प्लस वेक्टर ऑफ R। तो ये हमारे पास इसका मान आ गया वेक्टर ऑफ P प्लस वेक्टर ऑफ Q प्लस वेक्टर ऑफ R। ओके सर, ये हमने निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं इसकी। तो मैंने इसको मिलाया। अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल, अपन बात कर लेते हैं AEF में। AEF की बात अपन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। AEF की अगर अपन बात करेंगे, पहले उससे पहले अपने एक ट्राइंगल बच गया बीच में, ADE। तो पहले ADE की बात करते हैं बेटा। ADE, ADE देखो ध्यान से, ये वाला बनाएंगे। तो एक वेक्टर तो आपका ये हो गया, D आपका ये हो गया, और जो E वाला है वो आपका ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से है। इसकी वैल्यू हमारे पास है P प्लस Q प्लस R। इसकी वैल्यू हमारे पास है प्लस S। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो ये वाला सदिश और ये वाला सदिश कौन से क्रम में है, समान क्रम में। तो ये वाला अपोजिट क्रम में है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मान हमारे पास निकल के क्या आया, P प्लस Q प्लस R प्लस में S। ये मान निकल के आया है इसका। अब हमें फाइनल ट्राइंगल की बात करनी है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे। इन ट्राइंगल AEF, AEF में ये भी हमने निकाला है। इसका मान क्या है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R प्लस वेक्टर S। और जो दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से है, इसका वेक्टर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, वेक्टर T। और ये हमें अपोजिट क्रम में ही दिया हुआ है इस बार, ठीक है बेटा। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है U, ये हमें बताना है। तो क्या होगा, U इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। तो वेक्टर ऑफ P प्लस वेक्टर ऑफ Q
प्लस वेक्टर ऑफ आर प्लस वेक्टर ऑफ एस प्लस वेक्टर ऑफ टी। तो यही तो सिद्ध करना था, देखो ध्यान से। हो गया सिद्ध, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो बहुत ही, मैंने आपको हर एक पांचों के इसके जो अलग अलग जो ट्रायंगल आपके सामने बन रहे थे उनको अलग अलग ट्रायंगल को पिक किया आपने, और पिक करने के बाद हर एक का आपने अलग निचोड़ निकाला कि क्या ऑपरेशन उसके ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहले जो बहुभुज का नियम है वो क्या बताता है कि यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करती है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करती है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। ओके सर, तो हमने देखो इसको सिद्ध किया। क्या लिखा अपन ने? पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है? वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर s प्लस वेक्टर t किसके इक्वल होना चाहिए? वेक्टर u के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये हमने लिखा, ये कौन बोला? स्टेटमेंट। फिजिक्स क्या मांगती है? प्रूफ, कि क्या यह बात सही है, इसका सत्यापन करके बताइए आप। तो अपन ने उसको अलग अलग ट्रायंगल के माध्यम से उसको स्थापित करने की कोशिश करी। कितने ट्रायंगल बने? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसी टाइप से अपन ने यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपके भी सहूलियत हो जाए। और यह आपको उतार लिया है तो कोई टेंशन। प्रूफ अपन ने पहले कर दिया, लिखेंगे अपन बाद में। प्रूफ अगर पहले कर लेते हैं तो बाद में लिखने में कोई दिक्कत हमें आती नहीं है, क्योंकि फिर हमें वो स्टेटमेंट जल्दी समझ आ जाता है। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करे तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करे तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। यह आपका स्टेटमेंट हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करवा देंगे। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपको क्या बोला इसने? यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करे तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने एक चीज़ अपन ने देखी कि जो सबसे जो बेसिक रूल है आपका वो है त्रिभुज योग नियम। जितने भी अपन सत्यापन कर रहे हैं वो त्रिभुज योग नियम की सहायता से ही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ त्रिभुज योग नियम की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ हर जगह अपन त्रिभुज योग नियम लगा रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और ये आपका वेक्टर डी। और आपको ये सिद्ध करना है कि वेक्टर जो डी है वो किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। हमें ये सिद्ध करना है कि जो वेक्टर डी है वो किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। तो अभी अपन इसको करने की कोशिश करते हैं फिर से। तो ये हमें बहुभुज के योग नियम का स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। देखें, ये इसका एक बच गया क्या? इसको अपन नाम दे देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसको नाम दे देते हैं वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर सी, ये आपका वेक्टर डी और ये आपका हो गया वेक्टर ई। और आपको ये सिद्ध करना है कि जो वेक्टर ई है आपका वो किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर है। ठीक है सर। अब शुरू करते हैं, वही अपना बेसिक फंडा। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं। एक नंबर ट्राइंगल नाम दे दिया इसको। तो देखेंगे ध्यान से, इसको बनाएंगे अपन अलग से। लगाना हर बार क्या है? त्रिभुज योग नियम। क्या लगाना है? त्रिभुज योग नियम। तो जो ये आपका एक नंबर ट्राइंगल है उसमें ये भुजा किसको निरूपित करती है? ए को। ये भुजा किसको निरूपित करती है? बी को। ठीक है, तो ये देखो, इस भुजा का सदिश जो ए है उसका जो हेड है वो सदिश बी के किससे जुड़ा हुआ है? टेल से। इसका मतलब सदिश ए और सदिश बी कौन से क्रम में है? समान क्रम में। तो इसका मान क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ से जो मान आपके पास निकल के आता है वो आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और ये आपका त्रिभुज नंबर हो गया 2। अब त्रिभुज नंबर 2 में क्या देखा अपन ने? बस एक ही कंसेप्ट बार बार आपको काम में लेना है। यह आपका हो गया सी और यह आपका हो गया ए प्लस में बी। ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं? समान क्रम में। पहचानने का एक ही तरीका है, टेल हेड देखो कि एक का टेल दूसरे के हेड से जुड़ा होना चाहिए। और ये इनके कौन से क्रम में है? विपरीत क्रम में। कैसे सर? क्योंकि इसका हेड और इसका हेड जुड़ा हुआ है, इसका टेल और इसका टेल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके बेटा, तो इसका मान जो हमारे पास निकल के आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये आपका ट्राइंगल नंबर 2। अब ट्राइंगल नंबर 3 में चलते हैं। ये आपका क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और ये हमें दे रखा है इसने वेक्टर डी। और फिर आपने इसको यहाँ से जॉइंट कर रखा है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है वेक्टर ई। तो देखो, ये दोनों वापस से कौन से क्रम में है? समान क्रम में है। और ये कौन से क्रम में है? विपरीत क्रम में। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा? वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया? सिद्ध। यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गई आपको बात? तो इस तरीके से अपन सिद्ध
कर सकते हैं। बहुभुज योग नियम, जितने भी आपके नियम हैं उन सभी नियम के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, और वो क्या है? वो है आपका त्रिभुज योग नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज योग नियम। जो त्रिभुज योग नियम था, उस त्रिभुज योग नियम में आपको सबसे पहले ये बताया गया कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करती है तो तीसरी भुजा अवश्य ही विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। इसी नियम का यूज करते हुए अपन समांतर चतुर्भुज नियम पे आए, और उसमें अपन ने क्या कहा? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करती है तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके योग को प्रदर्शित करता है। उसमें भी अपन ने सहायता किसकी ली थी? त्रिभुज योग नियम की ली थी सर। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े इससे थोड़ा सा, और फिर अपन ने क्या पढ़ा? बहुभुज योग नियम। ठीक है, इसके अंदर सारे आ जाते हैं। ठीक है, बहुभुज योग नियम क्या बोलता है कि यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करती है तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। अपन ने यहाँ पे दोनों की बात करी, षटभुज की भी बात कर ली, पंचभुज की बात कर ली। आप घर में सप्तभुज, अष्टभुज सब की बात कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से मानना और उनको करना। जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारा बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ जाना, क्योंकि लगभग आपका बेसिक ख़त्म होने पे है। ठीक है, इसके बाद में अब अच्छे अच्छे डेरिवेशन आएंगे फिजिक्स के अंदर, तो वो आपको बेटा तभी समझ में आएंगे जब आप सारे न्यूमेरिकल लगाओगे। जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, वो सारे आप ढंग से करोगे। ठीक है, तो अगर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आ गया सर। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में जब आपकी गवर्नमेंट गाइडलाइन के बाद में जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो आपको बिल्कुल लिखवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।